Hello everyone. In earlier lecture, I explained about the critical path method and I took one example of it. Today's lecture, continuing that, I will explain you about the other important terminologies which were left earlier. So we discussed one of the terminology which was about the float. फ्लोट हमने डिस्कस किया था और उसके अभी कौन कौन से टाइप्स हैं फ्लोट के वो हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लोट्स, जिसमें सबसे पहला हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट द टोटल फ्लोट. एंड टोटल फ्लोट वाज द डिफरेंस बिटवीन द स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम्स. यानी कि उसका इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और द लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम. लेट में से अर्ली माइनस होगा, सेम वे जो भी फिनिश टाइम है उसमें से ही फिनिश टाइम माइनस करना है, वैसे ही स्टार्टिंग टाइम में से ही स्टार्टिंग टाइम माइनस करना है. ठीक है, तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द टोटल फ्लोट, और इट इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपली फ्लोट. Now, the total float indicates the maximum time up to which an activity can be delayed without affecting the project completion time. ये हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यानी कि कोई भी इवेंट है उसका अर्ली टाइम कितना है स्टार्टिंग का और फिनिश का, सेम वे लेट स्टार्टिंग टाइम और लेट फिनिश टाइम, तो वो उसका डिफरेंस जब हम लेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम्स का डिफरेंस या फिर लेट फिनिश टाइम का डिफरेंस या और अर्ली फिनिश टाइम का डिफरेंस, तो वो डिले बताएगा कि इतना टाइम मैक्सिमम इतना अलाउ कर सकते हैं. ठीक है, इन बिटवीन दिस रेंज अगर प्रोजेक्ट इतना डिले हो रहा है, ठीक है, सपोज लेटेस्ट फिनिश टाइम है 15 और अर्लीस्ट फिनिश टाइम है दैट इज़ 10, सो यानी कि 5 मिनट तक अगर वेरिएशन होता है तो दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम अप टू विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम. जो भी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है, सपोज टोटल कंप्लीशन टाइम है 50 मिनट्स, तो वो सेम रहेगा विदाउट अल्टरिंग दैट. ठीक है, उसमें इंक्रीज़ नहीं होगा. ठीक है, इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं होगा, वो या तो कम होगा इससे या तो फिर उतना होगा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम. यानी कि इतना फ्लोट यहाँ पे अलाउड है. जो दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है या फिर सेकंड टाइप है जो फ्लोट का, दैट इज़ है फ्री फ्लोट. इट इज़ द पार्ट ऑफ टोटल फ्लोट विद इन विच एन एक्टिविटी कैन बी मैनिपुलेटेड, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैनिपुलेटेड विदाउट अफेक्टिंग द टोटल द फ्लोट्स ऑफ सब्सिक्वेंट एक्टिविटी. जो भी सब्सिक्वेंट एक्टिविटी है उसको अफेक्ट किए बगैर, जो यहाँ पे without affecting the float of subsequent activity, we can vary the total float. For example, if it is calculated by subtracting the head event slack from total float, यानी कि जो टोटल फ्लोट है उसमें से हेड इवेंट का स्लैक हम माइनस करेंगे. सो फ्री फ्लोट इज़ गिवन बाय द फॉर सपोज I2J, यानी कि सपोज 1 to 2 एक्टिविटी के लिए फ्री फ्लोट FF कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो टोटल फ्लोट है उसमें से हेड इवेंट का LFT माइनस EST माइनस करेंगे. ठीक है, चलो अभी इसको समझना हो तो कैसे समझेंगे. सपोज ये है हमारा अर्ली स्टार्टिंग टाइम यानी कि EST और लेट स्टार्टिंग टाइम है LST. ठीक है, और यहाँ पे हमारी एक्टिविटी परफॉर्म होगी और उसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम कितना होगा, EFT अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और उसके बाद जो पॉसिबिलिटी है वो है लेटेस्ट फिनिश टाइम LFT. यानी कि ये जो है दिस इज़ आवर फ्री फ्लोट, सॉरी दिस इज़ आवर टोटल फ्लोट. द टोटल फ्लोट द स्टार्टिंग टाइम्स और द फिनिश टाइम, और ये जो बीच में है दैट इज़ आवर एक्टिविटी. और एक्टिविटी को हम 1 to 2 ऐसे एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे ये कोई भी हो सकता है, EST भी हो सकता है 1 के लिए और LST भी हो सकता है.
अभी जो फ्री फ्लोट है उसको अंडरस्टैंड करना हो तो क्या करेंगे कि जो भी टोटल फ्लोट है, यानी कि ये जो डिफरेंस है दिस इज़ अवर टोटल फ्लोट, और या फिर ये कह लो यहाँ पे है टोटल फ्लोट। सो यहाँ पे टोटल फ्लोट में से हमको क्या माइनस करना है, LFT माइनस EST ऑफ द हेड इवेंट। जो भी हेड इवेंट है उसका LFT और EST हमको माइनस करना है, ठीक है। सो वो माइनस करेंगे LFT माइनस EST ऑफ द हेड इवेंट। जैसे कि ये है, ये हेड है और ये टेल है, सॉरी ये यहाँ पे हेड है और ये टेल है। तो जो यहाँ पे हमको यहाँ पे LFT कितना मिलेगा, LFT माइनस EST ऑफ द, जो अभी यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी जो स्टार्ट होगी, सो उसके लिए जो होगा दैट विल बी द अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। सो जो भी टोटल फ्लोट है यानी कि यहाँ पे है, और उसके बाद अगर नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होती है, ठीक है, सो यहाँ पे LFT क्या होगा, उसके लिए EFT होगा। अगर यहाँ पे ये यहाँ पे 1 to 2 है, उसके बाद है 2 to 3, सो ये हेड इवेंट उसके लिए आगे बन जाएगी, ठीक है। तो जो हेड इवेंट के लिए यहाँ पे अगर हम फाइंड करेंगे तो फ्री फ्लोट कितना होगा, जो भी यहाँ पे ये एक्टिविटी होगी परफॉर्म, और उसके लिए ये LFT होगा, दैट विल बी बिकम द LST, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, LST, और यहाँ पे बन जाएगा ये दिस विल बी द EST। सो यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और LFT इन दोनों का जो भी डिफरेंस लेंगे उसमें से जो टोटल फ्लोट है वो माइनस करेंगे। तो टोटल फ्लोट में से वो माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा फ्री फ्लोट फॉर दैट इवेंट। Thus, we can say that the free float is the time by which the completion of an activity can be delayed without delaying its immediate successor activity। यानी कि जो भी जो फ्री फ्लोट क्या है कि मतलब जो ये एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी, सो उसको हम डिले कर सकते हैं विदाउट डिलेइंग द इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी। यानी कि उसके बाद जो एक्टिविटी है उसको हम अफेक्ट नहीं करेंगे, वो जिस टाइम पे स्टार्ट होगी वो हो जाएगी, लेकिन उसको अफेक्ट किए बगैर हम कितना डिले कर सकते हैं आगे वाली एक्टिविटी को, दैट विल बी कॉल्ड एज द फ्री फ्लोट फॉर दैट एक्टिविटी। थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट फ्लोट। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ टोटल फ्लोट विद इन विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड फॉर स्टार्ट विदाउट अफेक्टिंग द फ्लोट ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़। यानी कि ये टोटल फ्लोट का वो पार्ट है जिसमें हम एक्टिविटी को डिलेट कर सकते हैं फॉर स्टार्ट विदाउट अफेक्टिंग द फ्लोट ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी। जो भी यानी कि पहले की एक्टिविटी है उसके जो है स्टार्ट उसको अफेक्ट किए बगैर जितना हम डिले कर सकते हैं टोटल फ्लोट को, यानी कि कोई भी एक्टिविटी को, वो पार्ट जैसे कि लिए जैसे फ्री फ्लोट था तो जो आगे वाली एक्टिविटी है उसको आने वाली एक्टिविटी को डिले नहीं कर सकते, वैसे आगे वाली जो उसके पहले की एक्टिविटी है उसको अफेक्ट किए बगैर हम जितना वेरिएशन कर सकते हैं उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट फ्लोट। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द टेल इवेंट स्लैक फ्रॉम द फ्री फ्लोट। यानी कि जो भी फ्री फ्लोट होगा उसमें से टेल इवेंट का स्लैक हम माइनस करेंगे, ठीक। और स्लैक क्या है वो हम आगे देखेंगे। सो इंडिपेंडेंट फ्लोट का इक्वेशन होगा, सो दैट विल बी द सेम एज द टोटल फ्री फ्लोट, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे टेल इवेंट आएगा और फ्री फ्लोट में से माइनस होगा, फ्री फ्लोट माइनस LFT माइनस EST। फोर्थ इज आफ्टर इंडिपेंडेंट फ्लोट देयर इज इंटरफेयरिंग फ्लोट। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ फ्लोट विच कॉजेज अ रिडक्शन इन द फ्लोट्स ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। अभी सब जगह ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी एक्टिविटी है उसको हम डिले करेंगे तो आगे वाली एक्टिविटी पे अफेक्ट नहीं होगा। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होगी कि जो सब्सिडिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको अफेक्ट करेगी, उनमें डिले पॉसिबल कर सकती है। सो दिस फ्लोट इज़ दैट पोर्शन ऑफ दैट एक्टिविटीज़ फ्लोट विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड विदाउट एडवर्सिंग अफेक्टिंग द फ्लोट और द सब्सिक्वेंट एक्टिविटी। यानी कि इसमें अगर वेरिएशन होगा तो जो सब्सिक्वेंट एक्टिविटी है उसके फ्लोट में भी वेरिएशन आएगा। It is calculated by subtracting the free float from the total float of the activity. So इसका जो equation होगा that will be the interfering float is equal to total float minus free float.
we can say that independent float is the time by which the starting of an activity can be delayed without delaying its immediate preceding activities. जो पहले की एक्टिविटी है उसको डिले किए बगैर जो इंडिपेंडेंट फ्लोट है वो हम फाइंड कर सकते हैं, और इट इज़ गिवन बाय द टाइम बाय विच द स्टार्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड. Another terminology, important terminology, is supercritical activity. An activity having negative float is called as supercritical activity. Such an activity demands very special attention and action. This means that the time available is less than the actual time demands for its completion. So management has to take decision on how to compress that time. अगर फ्लोट नेगेटिव चला गया मतलब कि जो टाइम है जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन का वो हम डिले में चल रहे हैं, ठीक है. सो उस डिले को ओवरकम करने के लिए मैनेजमेंट को कम टाइम में वो प्रोजेक्ट एक्टिविटी कंप्लीट करनी पड़ेगी. सो दिस इज़ कॉल्ड एज द सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी. सबसे पहले कम से कम टाइम में हमको कंप्लीट करना पड़ेगा और उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन देना पड़ेगा. नेक्स्ट इज सब क्रिटिकल एक्टिविटी. एन एक्टिविटी हैविंग नेक्स्ट हायर फ्लोट देन द क्रिटिकल एक्टिविटी, यानी कि क्रिटिकल एक्टिविटी से ज़्यादा फ्लोट होगा तो उसको कहेंगे सब क्रिटिकल एक्टिविटी. सच एक्टिविटी प्रोवाइड्स फ्रीडम फॉर एक्शन एंड द नेटवर्क मे हैव मोर देन वन सब क्रिटिकल पार्ट. जैसे ही सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी है उसका ऑपोजिट सब क्रिटिकल एक्टिविटी में क्या होगा कि हमारे पास फ्रीडम होगी, टाइम अवेलेबल एक्स्ट्रा होगा, और वैसे ही कोई भी नेटवर्क डायग्राम है उसमें मल्टीपल सब क्रिटिकल एक्टिविटी के पाथ पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है. And the last term is that is slack. It is the difference between the LFT and EST of the event, यानी कि जो भी लेटेस्ट फिनिश टाइम है और जो भी अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम है उन दोनों का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज द स्लैक ऑफ एन इवेंट. इट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टाइम बाय विच द अकरेंस ऑफ एन इवेंट कैन बी डिलेड. यानी कि जो भी उसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे कि जो टाइम है जो इवेंट का अकरेंस है वो हम कितना डिले कर सकते हैं. यानी कि जो भी LFT है लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम जो भी इवेंट का है, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड एज स्लैक, यानी कि LFT माइनस EST ऑफ द इवेंट. अभी इन सब टर्मिनोलॉजी को हम जो हमारा जो प्रीवियस एग्जाम्पल था, so this was the previous example in which we calculated the EST, LST, then EFT, LFT and float. So here I have written all the terms which we earlier found. Also we drawn the critical path for this, and जो टोटल फ्लोट था वो लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था. जो टोटल फ्लोट क्या है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द LFT एंड EFT, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस LFT माइनस EFT. LFT minus EFT is our total float, or it is also equal to the LST minus EST. So यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 10 माइनस 10 यानी कि 0, 13 माइनस 10 यानी कि 3, उसके बाद 13 माइनस 13 0. सिमिलरली टोटल फ्लोट हम फाइंड करेंगे इन सब का डिफरेंस. सो वो हमने अर्लियर फाइंड की थी, ठीक है. सो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ टोटल फ्लोट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फ्री फ्लोट. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द डिफरेंस ऑफ LFT एंड EST. जो भी LFT है और EST ऑफ द हेड इवेंट फ्रॉम द टोटल फ्लोट ऑफ दैट एक्टिविटी, यानी कि जो भी टोटल फ्लोट है उसमें से LFT माइनस EST हमको माइनस करना है. LFT, सो जो उसका इक्वेशन होगा फ्री फ्लोट इज इक्वल टू टोटल फ्लोट माइनस LFT माइनस EST, यानी कि LFT में से EST माइनस करना होगा. LFT एंड EST का डिफरेंस ऑफ द हेड इवेंट, जो भी हेड इवेंट है उसके लिए, यानी कि 1 नंबर की इवेंट है यानी कि 1 to 2 हेड इवेंट जो है उसके लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है. और दैट विल बी द फ्री फ्लोट. सो ये इक्वेशन याद रखना फ्री फ्लोट का.
और अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे. इफ़ वी टेक एक्टिविटी 1 to 3, suppose we take here not for 1 to 2 but for 1 to 3, the total float is 3. टोटल फ्लोट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जो 0 है तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है फ्री फ्लोट. ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, फ्री फ्लोट यहाँ पे हमको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है. यहाँ पे 3 है, सो हियर तो यहाँ पे तो पहले के लिए तो 0 ही आ जाएगा फ्री फ्लोट, क्योंकि टोटल फ्लोट ही 0 है तो उसमें से कुछ माइनस करने को बचेगा ही नहीं. यहाँ पे पॉसिबल है कि यहाँ पे जो टोटल फ्लोट है वो 3 है एंड द हेड इवेंट इज़, हेड इवेंट यानी कि हम एरो के थ्रू अगर मेंशन करेंगे यानी कि 1 to 3. ठीक है, 1 to 3 है. सो यहाँ पे हेड कहाँ पे है, एरो का हेड यहाँ पे, यानी कि 3 हमारी क्या होगी, दैट विल बी द हेड इवेंट. और ये जो 1 है वो क्या होगी, टेल इवेंट. सो हेड इवेंट के लिए जो भी EST एंड LFT है ऑफ द हेड इवेंट, वो EST और LFT फॉर द हेड इवेंट, यानी कि थर्ड नंबर के लिए जो भी EST और LFT है दैट इज़ 13 एंड द डिफरेंस बिटवीन द हेड इवेंट इज़ LFT माइनस EST इज़ 0. यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो थर्ड नंबर के लिए ही हमको देखना है कि थर्ड नंबर की ये एक्टिविटी है वो 1 to 3 है और 2 to 3 है, तो उसके लिए जो LFT और EST का डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा 2 to 3 का, अर्लीस्ट फिनिश टाइम दैट विल बी बिकम द अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम फॉर द 3 नंबर. एंड जो भी लेटेस्ट फिनिश टाइम है इसका, दैट विल बी द बिकम द लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम फॉर दैट. सो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द 13 माइनस 13. सो यहाँ पे जो 3 होगा दैट विल बी द फ्री फ्लोट. सो द डिफरेंस ऑफ द LFT एंड EST ऑफ द हेड इवेंट इज 0. जो भी LFT माइनस EST होगा फॉर द हेड इवेंट इज 0. और इसको एक और तरीके से अगर समझना हो तो जो देखो ये यहाँ पे फिनिश कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे थर्ड नंबर की एक्टिविटी है वो दैट इज़ अवर हेड इवेंट, और सिर्फ उसी के लिए हेड इवेंट के लिए LFT कितना है 13. सिमिलरली यहाँ पे 3 नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे है 3 नंबर, तो उसके लिए EST कितना है, EST 13 है अर्ली स्टार्टिंग टाइम. सो LFT माइनस EST लेना है यानी कि 13 माइनस 13 होगा. ठीक है, सो यहाँ पे 13 माइनस 13 यानी 0, और जो भी टोटल फ्लोट में से माइनस करेंगे यानी कि 3 माइनस 0, तो यहाँ पे 3 आएगा. सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे तो 5 जो है, 5 हमारा क्या होगा, दैट विल बी द हेड इवेंट. 5 विल बी द हेड इवेंट. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये है 5, तो 5 का EST हमको यहाँ से मिलेगा क्योंकि 5 यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे EST कितना है 16 और यहाँ पे LFT कितना है 21. सो यहाँ पे कितना होगा 21 माइनस 16. सो वहाँ पे वो माइनस होगा टोटल फ्लोट में से और वहाँ पे आंसर आएगा दैट विल बी 0. 5 माइनस 5 दैट विल बी 0. Similarly, we have to find the free float for all succeeding activities, and next we have to find the interfering float. Now interfering float is also we have given the equation for that. Interfering float, that is the difference between the total float and free float, यानी कि उन दोनों का डिफरेंस होगा टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट का. सो दैट विल बी द independent float, sorry, independent float will be the difference of the LFT and EST of the tail event from the free float. जो भी free float है उसमें से LFT और EST इन दोनों का डिफरेंस लेना है, एंड वो दैट इज़ ऑल्सो फॉर द टेल इवेंट. जो भी टेल इवेंट है उसके लिए, यानी कि टेल इवेंट कौन सी है 1, सो उसके लिए 1 के लिए LFT कितना है 13 और EST कितना है, दैट इज सॉरी LFT और EST दोनों यहाँ पे कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0 फॉर द 1 नंबर, दैट इज LST इज 0, सॉरी LFT इज
LFT is 0 and EST is equal to also 0. So that will be for the one number, and we have to find the same for the next. We have to calculate the independent float for subsequent activity, that is the difference of LFT and EST of the head event, or we can say that is the for the LFT and EST of the tail event. So we will find the interfering independent float, and after that we will find the interfering float, that is the difference of total float and free float. यानी कि total float और free float का difference होगा, यानी कि 3 minus 3 0, 3 minus 3 0, यहाँ पे 5 minus 0 यानी कि 5 आएगा, यहाँ पे 5 minus 5 0. सो सिर्फ यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी इंटरफेयरिंग फ्लोट के लिए, और बाकी सारी वैल्यूज़ 0 हो जाएगी. ठीक है. So this is about the various types of float. Now let us take one more example. Consider the following given data. Based on that find out the critical part for the given project. यहाँ पे प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसका नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना होगा. सो नेटवर्क डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा. 1 में से 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, 1 to 2 एंड 1 to 3. फिर 2 में से 2 और एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, 2 to 3 एंड 2 to 4 एंड 2 to 6. 2 में से 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एक 2 to 4 और एक 2 to 6, यानी कि 2 to 6 और 2 to 4. 3 में से 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, 3 to 4 और 3 to 5. 4 में से कितनी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, सिर्फ एक ही है, 4 to 6, और 5 to 6 सिर्फ एक ही एक्टिविटी. यहाँ पे सारी ड्यूरेशन है, टाइम, वो यहाँ पे हमने लिख दिया है. अभी नेक्स्ट हमको क्या करना होगा, EST, EFT, LFT एंड EST हमको सबके लिए फाइंड करना होगा. ड्यूरेशन हमको मालूम है, तो सबसे पहली एक्टिविटी के लिए अर्ली स्टार्टिंग टाइम 0 होगा. जो दूसरी एक्टिविटी होगी 1 नंबर के लिए, यहाँ पे अर्ली स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, 1 है, तो इसके लिए क्या होगा, 0 होगा. सिमिलरली फिर यहाँ पे 2 है, तो 2 जो होगा वो यहाँ पे कब स्टार्ट होगा, जब ये 1 to 2 कंप्लीट होगा, यानी कि 6 तक कंप्लीट होगा, तभी ये स्टार्ट होगा. तो उसके लिए अर्ली स्टार्टिंग टाइम कितना होगा, 6. सिमिलरली फॉर थर्ड नंबर 1 to 3, यानी कि ये कंप्लीट होगा 9 डेज़ के बाद. तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर के लिए क्या होगा, यहाँ पे 9 और 9, दैट विल बी द अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम. सेम वे फॉर 2 to 6, सो 2 नंबर के लिए ख़त्म होगा 6 दिन के बाद, तो यहाँ पे 6 दिन के बाद ही स्टार्ट होगा. 4 नंबर की एक्टिविटी है, दैट विल बी कम्प्लीटेड आफ्टर द, यहाँ पे 3 दिन के बाद कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे 4 दिन के बाद कंप्लीट हो रही है. तो जो भी यहाँ पे मैक्सिमम टाइम है वो यहाँ पे हमको लेना है 3. सो दैट विल बी द, यहाँ पे क्या होगा कि जो आगे वाली एक्टिविटी है उसका भी हमको ऐड करना पड़ेगा. ये तो यहाँ पे ऐड होगा ही, लेकिन जो आगे वाली एक्टिविटी है उसका ड्यूरेशन भी यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि जो आगे वाली एक्टिविटी है वो ख़त्म होगी, उसके बाद ही अगली एक्टिविटी स्टार्ट होगी. यानी कि 3 नंबर की एक्टिविटी है वो कंप्लीट होगी, उसके बाद ही 4 नंबर की स्टार्ट होगी. तो जो 3 का टाइम है प्लस जो 4 के लिए जो टाइम है, दैट विल बी एडेड टू दैट एंड वी विल गेट इक्वल टू 13. फिर 5 to 6 के लिए क्या होगा, सो जो 5 के लिए 4 का नंबर की एक्टिविटी भी कंप्लीट होनी ज़रूरी है, उसके बाद ही 5 नंबर की यहाँ पे स्टार्ट होगी. सो दैट विल बी इक्वल टू 17. सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 to 5 जो है दैट विल बी रिक्वायरिंग 8 डेज, और जो 3 नंबर की एक्टिविटी है दैट इज़ रिक्वायरिंग 9 days टू कंप्लीट. सो दैट विल बी इक्वल टू 9 + 8 17, 9 + 8 इक्वल टू 17. सिमिलरली जो ये 4 to 6 है उसके लिए भी मैं बता देता हूँ कि जो 4 नंबर की एक्टिविटी है दैट विल बी रिक्वायरिंग 4 days टू कंप्लीट, और यहाँ पे 3 days चाहिए. ठीक है. और जो 3 नंबर की है उसको चाहिए 9 days. ठीक है. सो 9 + 4 यानी कि 13 days होगा. ठीक है. सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. सिमिलरली वीकेंड टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है वो यहाँ पे हम लिखेंगे EST प्लस ड्यूरेशन, यानी कि EST प्लस ड्यूरेशन कर देंगे तो हमको अर्लीस्ट फिनिश टाइम हमको मिल जाएगा. 17 + 1 दैट विल बी 18.
और जो LFT है वो हमको रिवर्स में हमको फाइंड करना पड़ेगा। जो LFT होगा वो हम बैक एंड से स्टार्ट करेंगे। जो भी यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो LST सबसे पहले फाइंड करेंगे और उसमें से फाइंड करेंगे लेटेस्ट फिनिश टाइम, यानी कि सबसे पहले जो मैक्सिमम टाइम है उससे स्टार्ट करेंगे और उसमें से हम EFT और LST फाइंड करेंगे। जो LST का इक्वेशन था उसी का यूज़ करके हम उसको फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हम जो LFT होगा उसके लिए हम जो मैक्सिमम टाइम है उससे स्टार्ट करेंगे, यानी कि मैक्सिमम टाइम 6 नंबर के लिए कितना है, दैट इज़ 20। सो यहाँ पे सबके लिए कितना आ जाएगा 20, और उसमें से जो हमको अभी 3 to 5, तो 5 के लिए फाइंड करना है, तो 5 के लिए यहाँ पे कितना है ड्यूरेशन 1। सो वो ड्यूरेशन माइनस करेंगे 20 माइनस 1, सो दैट विल बी 19। उसके बाद 19 के बाद यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी है 3 to 4, तो 4 के लिए कितना है यहाँ पे, दैट इज़ 4 के लिए यहाँ पे 7 डेज़ है। सो वो 7 डेज़ हम यहाँ पे माइनस करेंगे 20 में से, LFT में से ये ड्यूरेशन माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा 13। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 to 2 है तो यहाँ पे भी 13 ही आएगा। फिर 1 to 3 है तो यहाँ पे 3 नंबर के देखो, 3 नंबर के लिए यहाँ पे 19 है और यहाँ पे ड्यूरेशन कितना है 8 है, ठीक है। सो 19 यहाँ पे है और ड्यूरेशन 8 है। सिमिलरली यहाँ पे 13 है और उसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9, और यहाँ पे 19 में से 8 माइनस करेंगे तो 11 होगा। तो 11 और 9 में से हमको जो लेना है वो कौन सा होगा, दैट विल बी अवर जो मिनिमम है वो लेना है, यानी कि यहाँ पे 9 आएगा। सिमिलरली 1 to 2 के लिए देखेंगे, सो जो भी 13 है, ठीक है, उसमें से कितना माइनस करना है, जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 3। सो यहाँ पे 10 है, और जो दूसरी एक्टिविटी है उसके लिए भी हम देखेंगे 1 to 2 के लिए ये वाली है, दैट इज़ नंबर 2 to 6। तो जो 20 में से हम 12 माइनस करेंगे तो कितना बचता है 8। सो यहाँ पे कितना बचा था 10 और यहाँ पे कितना बचता है 8। सो यहाँ पे जो मिनिमम टाइम है दैट इज़ टेकन, ठीक है। और सिमिलरली जो LST है, LST के लिए तो सिंपल क्या करना है, जो भी LFT है उसमें से ड्यूरेशन हमको माइनस कर देनी है, ठीक है। जो भी LFT है उसमें से ड्यूरेशन माइनस करेंगे तो LST मिल जाएगा सिम। और फ्लोट क्या है, जो भी LFT में से EFT माइनस कर दो तो फ्लोट मिल जाएगा, या तो फिर LST में से EST माइनस कर दो तो यहाँ पे जो फ्लोट होगा दैट विल बी इक्वल टू 2। सो सबके लिए हम फ्लोट फाइंड कर देंगे। एंड द क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होगी, जहाँ पे फ्लोट 0 है, यानी कि 1 to 3, फिर 3 to 4 और 4 to 6। दिस विल बी द क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ एंड वी हैव टू डिटरमाइन द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ। और यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ लिखेंगे तो उससे हमको यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन जो इंडिकेट कर रही है दैट इज़ द अवर क्रिटिकल पाथ विच इज़ पासिंग थ्रू वेयर द फ्लोट इज़ 0। यहाँ पे फ्लोट जो होगा वो 0 है सबके लिए यहाँ पे, तो दैट विल बिकम आवर क्रिटिकल पाथ। और क्रिटिकल पाथ का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा जो भी क्रिटिकल टाइम है वो हमको मिल जाएगा। सो क्रिटिकल पार्ट विल बी 1, 3, 4 एंड 6, और उसका कंप्लीशन टाइम कितना होगा 9, सॉरी दैट विल बी इक्वल टू 9 + 4 + 7 दैट इज इक्वल टू 20 days. So this is the critical path for the activity. So this is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.